नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, द स्मार्ट स्टडी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रामबाबू प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया पाठ जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। कक्षा 10 के विज्ञान विषय में यह पाठ नंबर 6 है और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग यह 6 अंक का पाठ है। कितने अंक का पाठ है? 6 अंक का। अर्थात राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जब पेपर होगा तो उसमें इस पाठ में से कुल 6 अंक के प्रश्न आने संभावित है। तो आज हम नियंत्रण एवं समन्वय की बात करेंगे। बात करने से पहले मैं आपको नियंत्रण और समन्वय के बारे में कुछ चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है। नियंत्रण क्या होता है और समन्वय क्या होता है। तो देखिए, नियंत्रण का तात्पर्य है यदि हमें उन वस्तुओं, उन घटनाओं से बचना जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, उनसे बचने के लिए हमें हमारे शरीर का नियंत्रण करना आवश्यक है। उसी प्रकार समन्वय अर्थात बाहरी वातावरण में कौन सी क्रियाएं हो रही है, तापमान कितना है और इसके अलावा किस प्रकार की जलवायु है, उस जलवायु के अनुकूल स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। देखिए, बात करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय की। तो इसको नियंत्रण और समन्वय को स्थापित करने के लिए हमारे शरीर में कई प्रकार के ऊतक और तंत्र कार्य करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है तंत्रिका तंत्र और पेशी ऊतक। तो देखिए, आगे चलते हैं। जंतु तंत्रिका तंत्र अर्थात हमारे शरीर में जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा और पेशीय ऊतकों के द्वारा किया जाता है। तो हमारा सबसे पहली लाइन यही होगी कि हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने के लिए तंत्रिका तंत्र एवं पेशीय ऊतक कार्य करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने के लिए तंत्रिका तंत्र एवं पेशीय ऊतक कार्य करते हैं। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना तंत्रिका तंत्र। आज हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र कार्य करता है। उस तंत्र को ही हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब ये तंत्रिका तंत्र वास्तव में है क्या? तो देखिए, तंत्रिका तंत्र अर्थात यह है हमारे शरीर में जो भी बाहरी क्रियाएं हो रही है, वातावरण में जैसे भी जो क्रियाएं हो रही है, उन सभी क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हमारे शरीर का बाहरी वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाला तंत्र
तंत्रिका तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। देखिए, हमारे शरीर का बाहरी वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाला तंत्र तंत्रिका तंत्र कहलाता है। जैसे मान लो अब आने वाला टाइम सर्दी का टाइम है, हम देखते हैं कि हमें सर्दी से बचने के लिए ऊनी कपड़े या फिर जो भी है गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं और बाहरी वातावरण से अपना सामंजस्य बिठाते हैं कि सर्दी ना लगे, और सर्दी लग गई तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं। इसी प्रकार जब गर्मी का मौसम आता है तो हम ऊनी सूती कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। तो यही क्या है? वातावरण के साथ सामंजस्य है कि हम जैसे जलवायु है, बाहर का जो वातावरण है, उस वातावरण के अनुकूल हम स्वयं को ढाल लेते हैं, अपना सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं ताकि हमारे शरीर को कोई भी परेशानी या कोई भी रोगों के से लड़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए, तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को बाहरी वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। समझा दिया मैंने आपको क्या होता है। देखिए, आगे देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र वास्तव में कितने भागों में बटा होता है और कैसे कैसे यह कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र, देखिए, तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला भाग हो जाएगा इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्रिका तंत्र? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा तंत्र कौन सा हो जाएगा? दूसरे तंत्र का नाम हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो अंगों से मिलकर बना होता है। कितने अंगों से मिलकर बना होता है? दो अंगों से मिलकर बना होता है। और ये दो अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला अंग है मस्तिष्क। पहला अंग कौन सा है? मस्तिष्क। और दूसरा अंग कौन सा है? मेरु रज्जु। देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो अंगों से मिलकर बना होता है। पहला अंग मस्तिष्क है, दूसरा अंग मेरुरज्जु है। बात करते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की, तो ये भी दो भागों से मिलकर बना है। और ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला भाग है कायिक तंत्रिका तंत्र। कौन सा? कायिक तंत्रिका तंत्र। जबकि दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आगे देखते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है उन ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में बटा होता है और यह अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो देखिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। देखिए, आपके सामने मैंने तंत्रिका तंत्र का एक फ्लो चार्ट बनाया है। तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वह दो अंगों से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र का अर्थ होता है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को छोड़ दिया जाए तो बाकी शरीर में जो भी तंत्र होता है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र को भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। जो कायिक तंत्रिका तंत्र होता है वह हमारे शरीर में होने वाली ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अब ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा अनुसार होती है, मतलब हम उनको अपने इच्छा अनुसार उनको संचालित कर सकते हैं। दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तो इसके अंदर हमारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अब अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जो स्वतः ही
हमारे शरीर के अंदर संचालित होती रहती है, उन पर हमारी इच्छाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि रक्तदाब हो गया, हृदय की धड़कन हो गई, इसके अलावा पाचक रसों का स्त्रवण हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन का स्त्रवण हो गया। तो ये सब क्रियाएं हमारी इच्छा अनुसार नहीं रुक सकती है और अब हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकती है, इसलिए इनको अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। तो देखिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांटा है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, तो ध्यान देना है कि यदि हम, इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, यदि हम किसी एकांत स्थान पे अकेले जा रहे हैं, अचानक से कोई हिंसक पशु, शेर, कुत्ता, बिल्ली अचानक से हमारे सामने आ जाए या हमारे पीछे पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम वहां से तेज दौड़ने का प्रयास करेंगे और हम देखते हैं कि हमारे शरीर की हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, साथ ही श्वसन दर बढ़ जाती है और बेचैनी हो जाती है। आगे बात समझ में? तो आपातकाल परिस्थिति में इस प्रकार की घटनाएं होती है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र आपातकालीन परिस्थितियों में सक्रिय होता है और हमारे शरीर को आवश्यकता से अधिक ऊर्जा देने का कार्य करता है। बात करते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की, तो इसका एक ही कार्य है कि विराम अवस्था में, अर्थात हम जब विश्राम करते रहते हैं, विश्राम अवस्था में हमारे शरीर में जो संचित ऊर्जा है उसको एकत्रित करता है, एकत्रित करके पुनः शरीर को प्रदान करता है। तो देखिए, ये तंत्रिका तंत्र का एक फ्लो चार्ट हो गया, आपको आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, हम बात करते हैं मस्तिष्क की। तो यहाँ पर मस्तिष्क को भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। सॉरी, देखिए, पहला भाग हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क। दूसरा भाग इसका हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क हो जाएगा? मध्य मस्तिष्क। तो तीसरा भाग इसका हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क हो जाएगा? पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। अब देखिए, आगे नेक्स्ट पेज पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस पाठ में, पाठ 6 में जो तंत्रिका तंत्र का टॉपिक है, इस तंत्रिका तंत्र के टॉपिक में केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ही बात करेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात नहीं करेंगे। तो हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो पहला टॉपिक है मस्तिष्क, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अपना अगला टॉपिक क्या रहेगा? अपना अगला टॉपिक रहेगा मानव मस्तिष्क। कौन सा टॉपिक रहेगा? अगला टॉपिक रहेगा मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क। देखिए, बात करते हैं मानव मस्तिष्क की। तो हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? मानव मस्तिष्क। यदि हम हमारे शरीर को देखिए, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यदि बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप हर पार्ट को, हर टॉपिक को अपने शरीर पर लेकर या अपने शरीर का तुलनात्मक अध्ययन करके पूरे पाठ को हम समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम मानव मस्तिष्क को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने शरीर को क्या समझ लो, एक पूरा देश समझ लो। उस देश में हम इस पूरे शरीर को, जो तंत्रिका तंत्र है, उसको हम मंत्रिमंडल के रूप में विभाजित करेंगे। तो ध्यान रखिए, जो मानव मस्तिष्क होता है यह पूरे शरीर को आदेश देने का कार्य करता है, इसलिए इसको हेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेड। मतलब पूरे शरीर में सबसे जो अंग है, उन अंगों का हेड कौन है? मस्तिष्क है। कौन है? मस्तिष्क। यह आदेश देने का कार्य करता है और नियंत्रण का कार्य करता है, और यही काम देश के अंदर कौन करता है? राष्ट्रपति। अर्थात हमारे शरीर रूपी देश का राष्ट्रपति कौन हो गया? मस्तिष्क हो गया। आगे बात करते हैं, दूसरा जो भाग होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, वो होता है मस्तिष्क। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क के बाद में जो दूसरा सबसे प्रमुख अंग होता है वो होता है मेरुरज्जु। क्या होता है? मेरुरज्जु। तो देखिए, जब हम देश की बात करें तो राष्ट्रपति के पश्चात यदि कोई पावरफुल आदमी होता है तो वो होता है प्रधानमंत्री, और हमारे शरीर का प्रधानमंत्री कौन है? मेरुरज्जु। अर्थात राष्ट्रपति आदेश देने का कार्य करता है और नियंत्रण का कार्य करता है, लेकिन उन क्रियाओं को
नियमन करने का कार्य कौन करता है, लागू करने का कार्य कौन करता है, उन क्रियाओं को संचालित कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। कौन करता है, मेरुरज्जु। देश में कौन करता है, प्रधानमंत्री। तो देखिए मेरुरज्जु को मैंने प्रधानमंत्री की संज्ञा दे दी है। इसके पश्चात आगे जितने भी जो अंग है, जो भी है, तंत्रिकाएं हैं, संवेदी तंत्रिकाएं हैं, प्रेरक तंत्रिकाएं हैं, वे सभी छोटे मोटे मंत्रियों के रूप में कार्य करते हैं। तो जो प्रमुख अंग है वो कौन कौन से हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। देखिए जो मानव मस्तिष्क है ये शरीर का सबसे प्रमुख अंग है, अर्थात आदेश देने का और नियंत्रण का कार्य करता है। आगे बात समझ में। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ पॉइंट इसके मैं लिख देता हूं आपके सामने। फर्स्ट पॉइंट है मानव मस्तिष्क आदेश देने व नियंत्रण का कार्य करता है। आदेश देने एवं नियंत्रण का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट यह है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या हम ऐसे कहें यह शरीर का सबसे प्रमुख केंद्रीय अंग है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या याद रखना है आपको, तीसरा पॉइंट याद रखना है सामान्य व्यक्ति में इसका वजन करीब 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है, लगभग 1.5 किलो के आसपास इसका वजन होता है। कंप्लीट 1.5 नहीं होता, 1.436 ग्राम, 1436 ग्राम के आसपास होता है, लेकिन उसको हम लगभग 1.5 किलोग्राम मान लेते हैं। तो लगभग कितना होता है, 1.5 किलोग्राम सामान्य व्यक्ति में मानव मस्तिष्क का वजन होता है। देखिए जो खोपड़ी, अर्थात इसको हम और भी क्या नाम बोल सकते हैं, कपाल, खोपड़ी या कपाल में सुरक्षित रहता है। खोपड़ी या कपाल में सुरक्षित रहता है। तो देखिए मानव मस्तिष्क के बारे में आपको ये 3 पॉइंट, मुख्य पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं, ये याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि मानव मस्तिष्क आदेश देने व नियंत्रण का कार्य करता है और यह शरीर का सबसे प्रमुख केंद्रीय अंग है। सामान्य व्यक्ति में इसका वजन कितना होता है, लगभग 1.5 किलोग्राम, जो खोपड़ी या कपाल में सुरक्षित रहता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि ये खोपड़ी अर्थात कपाल होता क्या है। तो देखिए हमारे शरीर एक अस्थि संरचना के अंदर सुरक्षित है। हमारा जो मानव मस्तिष्क है ये एक अस्थि संरचना के अंदर सुरक्षित है। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, अर्थात हमारे शरीर में यदि अब देखा जाए तो सबसे जो मजबूत हड्डी होती है वो कपाल की होती है। किसकी होती है, कपाल की।
जिसके अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। अर्थात कोई भी बाहरी आघात जब मस्तिष्क पर किया जाएगा तो यह छोटे मोटे आघातों को कपाल या खोपड़ी मस्तिष्क नहीं पहुंचने देता है, अर्थात उसकी सुरक्षा करता है। क्योंकि जो अपना मानव मस्तिष्क होता है ये बहुत ही कोमल और जटिल संरचना से युक्त है। यदि इसको कोई बाहरी आघात हो या चोट लग जाए जिससे अंदर तक हानि पहुंचे तो मस्तिष्क को वापस सुनियोजित कर पाना कठिन हो जाता है। इसीलिए इसकी संरचना कपाल या खोपड़ी में सुरक्षित रहती है। देखिए आगे हम देखते हैं, ये आपके सामने जो चित्र दिख रहा है मानव मस्तिष्क का, किसका चित्र है? मानव मस्तिष्क का चित्र आपके सामने दिख रहा है। मैं यहां लिख देता हूं मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क। देखिए आपके सामने ये जो आगे की संरचना दिख रही है, ये जो आगे की संरचना दिख रही है, इस संरचना को बोला जाता है अग्र मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो बीच वाला भाग आपको दिख रहा है, देखिए ये जो आपको बीच वाला भाग दिख रहा है, इस भाग को बोला जाता है मध्य मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क बोला जाता है? मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। और ये यहाँ पर जो पीछे का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इसको बोला जाता है पश्च मस्तिष्क। क्या कहा जाता है? पश्च मस्तिष्क। अब इसके अंदर हम छोटी छोटी संरचनाओं की बात करते हैं। तो देखिए ये जो छोटी सी संरचना आपको दिख रही है, ये होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि, जो हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर पढ़ेंगे ये पीयूष ग्रंथि होती क्या है। लेकिन आपको चित्र को देख के ये पहचान में आना चाहिए कि यहाँ पर ये जो छोटी सी संरचना दिख रही है, ये कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। देखिए यहाँ पर ये जो भाग है, इस भाग का नाम है, इस भाग का नाम है मध्यांश। क्या नाम है इसका? मध्यांश नाम है। और ये जो संरचना आपको दिख रही है, इस संरचना का नाम है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। और देखिए सबसे ऊपर ये जो हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है, ये अग्र मस्तिष्क का सबसे प्रमुख भाग होता है, उसका नाम होता है प्रमस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क व मानव मस्तिष्क, संपूर्ण मानव मस्तिष्क का सबसे प्रमुख भाग होता है, जिसका नाम है प्रमस्तिष्क। और देखिए ये पीयूष ग्रंथि हो गई। और ये जो सिरा यहाँ पर दिख रहा है, इसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस। क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस कहा जाता है। और यहाँ पर एक छोटी सी ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि। देखिए मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग पश्च मस्तिष्क। 3 भाग हो गए मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है उसका सबसे प्रमुख भाग होता है प्रमस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क यहाँ पर 4 पिंडों में बटा होता है। कितने पिंडों में बटा होता है? 4 पिंडों में बटा होता है। 4 में से 2 पिंड देखने के काम आते हैं, ऊपरी 2 पिंड, निचले 2 पिंड सुनने के काम आते हैं। पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो इसका सबसे बड़ा भाग होता है, वो होता है अनुमस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? अनुमस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग होता है ये पश्चिम मस्तिष्क का।
वैसे सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। और उसके पश्चात जो दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का, वो होता है अनुमस्तिष्क। और ये अनुमस्तिष्क क्या करता है? हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। कैसी क्रियाओं पर? ऐच्छिक क्रियाओं पर। अर्थात जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में जो कायिक तंत्रिका तंत्र है, वो सारी क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है? कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। साथ में अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने के लिए आपके सामने मैंने लिखा है मध्यांश। ये जो मध्यांश भाग है, जिसे हम मेडुला ऑब्लोगेटा भी कहते हैं, ये मेडुला ऑब्लोगेटा हमारे मानव मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। कौन सी क्रियाओं पर? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। और आपके सामने दिख रहा होगा, ये जो लंबी सी नाल आपको दिख रही है, इस लंबी नाल को बोला जाता है मेरुरज्जु। क्या बोला जाता है इसे? देखिए, ये जो आपके सामने ये जो नाल दिख रही है, इस नाल को बोला जाता है मेरुरज्जु। क्या बोला जाता है इसको? मेरुरज्जु कहा जाता है। तो ये मानव मस्तिष्क की संरचना आपके सामने मैंने बता दी है। आशा है आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, अब हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे, मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला भाग है अग्र मस्तिष्क। कौन सा भाग है? अग्र मस्तिष्क। आइए आज हम सबसे पहले मस्तिष्क का पहला भाग पढ़ते हैं, जिसका नाम है अग्र मस्तिष्क। अब ये अग्र मस्तिष्क क्या होता है? तो देखो, अग्र का मतलब ही आगे होता है। अग्र का मतलब ही क्या होता है? आगे। मतलब हमारा जो ये मस्तिष्क सामने दिख रहा है, ये जो आगे वाला भाग होता है, इस आगे वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। तो देखिए, इसको हम पॉइंट वाइज लिखते हैं। और पहला पॉइंट इसके अंदर आपको याद रखना है कि यह प्रमस्तिष्क, यह प्रमस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? यह प्रमस्तिष्क, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। दूसरी बात इसके अंदर क्या याद रखनी है आपको, इसमें जो प्रमस्तिष्क होता है, कौन सा मस्तिष्क? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग बनाता है। देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का लगभग कितना? 80 से 85% भाग बनाता है। तो देखिए, यह 80 से 85% भाग बना रहा है, तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क में भी सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क, जो कुल मस्तिष्क का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 80 से 85% भाग बनाता है। तीसरा, अच्छा, इसमें आगे क्या रखना है कि प्रमस्तिष्क करता क्या है? तो देखिए, जो ज्ञान, चेतना,
ज्ञान, चेतना, सोचने, विचारने, स्मृति आदि क्रियाओं को संचालित करता है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है इसके अंदर, देखिए अग्र मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का कितना बनाता है, 80 से 85% भाग बनाता है, जो ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने तथा स्मृति जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है अर्थात संचालित करता है। आगे ध्यान रखना है, ये जो प्रमस्तिष्क है, ये प्रमस्तिष्क यह थैलेमस से घिरा हुआ रहता है। किससे घिरा हुआ रहता है, थैलेमस से। और लास्ट बात इसके अंदर क्या याद रखनी है कि जो इसका हाइपोथैलेमस भाग है, हाइपोथैलेमस भाग हमें भूख, प्यास, निद्रा, थकान तथा ताप का ज्ञान करवाता है। देखिए हाइपोथैलेमस भाग जो होता है वो हमें भूख, प्यास, निद्रा, थकान तथा ताप का ज्ञान करवाता है। तो देखिए हम जब भी हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, इन सब का ज्ञान कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है। हमें पता ही नहीं चले कि पेट में कुछ है भी या नहीं भी, ठीक है, या फिर पानी की जरूरत है या नहीं है, हमें थकान हो रही है कि नहीं हो रही है, इन सब क्रियाओं का ज्ञान कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है। तो आपका अग्र मस्तिष्क कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और दूसरा भाग हम पढ़ते हैं जिसका नाम है मध्य मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। देखिए मध्य मस्तिष्क के बारे में हमें जानना है कि यह 4 पिंडों में बटा होता है। कितने पिंडों में बटा होता है, 4 पिंडों में बटा होता है। ऊपरी 2 पिंड देखने तथा निचले 2 पिंड सुनने के काम आते हैं। देखिए 4 पिंडों में बटा होता है, ऊपरी 2 पिंड देखने के तथा निचले 2 पिंड सुनने के काम आते हैं। तीसरा जो भाग है इसका वो है पश्च मस्तिष्क। तीसरा भाग कौन सा है, पश्च मस्तिष्क।
और पश्च मस्तिष्क के बारे में आपको क्या लिखना है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट यह अनुमस्तिष्क पोन्स तथा मध्यांश से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? यह अनुमस्तिष्क पोन्स तथा मध्यांश से मिलकर बनता है। दूसरा पार्ट इसके अंदर क्या ध्यान रखना है? दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? अनुमस्तिष्क, कौन सा मस्तिष्क? अनुमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग है जो हमारी कौन सी क्रियाएं? ऐच्छिक क्रियाएं, जो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अब ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी? जैसे साइकिल चलाना, लिखना, पढ़ना, साइकिल चलाना, लिखना, पढ़ना, चलना, आदि। इन क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या याद रखना है आपको? देखिए, तीसरा पॉइंट याद रखना है, पोन्स क्या कार्य करता है? मस्तिष्क के सभी भागों को जोड़ने का कार्य करता है। पोन्स मस्तिष्क के सभी भागों को जोड़ने का कार्य करता है। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर याद रखना है कि मध्यांश हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है।
कैसी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। और अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है? देखिए, जैसे हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, रक्तदाब, पाचक रसों का स्त्रवण आदि। देखिए, ये आपके मानव मस्तिष्क की कंप्लीट संरचना मैंने आपको समझा दी है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। पहला भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क के बारे में आपको क्या याद रखना है? यह प्रमस्तिष्क थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग बनाता है, अर्थात यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और यह ज्ञान, चेतना, सोचना विचारना तथा स्मृति जैसी क्रियाओं को संचालित करता है तथा यह थैलेमस से चारों ओर से घिरा हुआ रहता है, जिससे यह सुरक्षित रहता है। हाइपोथैलेमस भाग क्या करता है? हमें भूख, प्यास, निद्रा, थकान तथा ताप आदि का ज्ञान करवाता है। देखिए, ये हो गया अग्र मस्तिष्क। फिर हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क कितने पिंडों में बटा है? 4 पिंडों में बटा होता है। ऊपरी 2 पिंड देखने के काम आते हैं और निचले 2 पिंड सुनने के काम आते हैं। पश्च मस्तिष्क, यह अनु मस्तिष्क पोन्स तथा मध्यांश से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अनु मस्तिष्क पोन्स तथा मध्यांश से मिलकर बना होता है। और अनु मस्तिष्क क्या करता है? मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। और दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अनु मस्तिष्क। और यह कैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रियाएं बोले तो साइकिल चलाना हो गया, लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, चलना हो गया, एक पंक्ति में चलना हो गया, सावधान स्थिति में खड़ा होना हो गया। तो ये जो भी क्रियाएं हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है, पोन्स मस्तिष्क के सभी भागों को जोड़ने का कार्य करता है। मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इन सभी को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? पोन्स करता है। फिर चौथा भाग है मध्यांश। और ये मध्यांश क्या करता है? हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अब जैसे ऐच्छिक क्रियाएं पढ़ी थी, वैसे अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी है? हृदय की धड़कन होगी, रक्तदाब हो गया, पाचक रसों का स्त्रवण हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्त्रवण हो गया। इसके अलावा आंखों का टिमटिमाना हो गया, बार बार आंखें पलक झपकना हो गया। ये सब क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं हैं। कैसी क्रियाएं हैं? अनैच्छिक क्रियाएं। लार का स्त्रवण होना, जो लार हम देखते हैं कि कोई भी स्वादिष्ट वस्तु जब हमारे सामने आ जाती है तो लार अपने आप मुंह में आ जाती है। हम कहते हैं मुंह में पानी आ गया। तो मुंह में पानी कैसे आता है? लार के आने से ही आता है। तो ये सब क्रियाएं कैसी क्रियाएं हैं? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इसके अलावा जब हमें छींकते हैं तो छींक भी हमें अपनी इच्छा से नहीं आती, बल्कि ये भी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है, उसे रोकना मुश्किल है। देखिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मानव मस्तिष्क हो गया। और मानव मस्तिष्क के पश्चात जो हम अगला जो अंग पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक चलेगा अपने, उसका नाम है मेरु रज्जु। अगले टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? मेरु रज्जु। मेरु रज्जु। देखिए, क्या होता है मेरु रज्जु? तो देखिए, एक बार हम वापस मस्तिष्क के चित्र पर चलते हैं। आपको मैंने बताया था कि मस्तिष्क के निचले हिस्से में, अर्थात हमारे जो गर्दन का जो पीछे का हिस्सा होता है, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है, इस हिस्से में एक लंबी नाल होती है, जो 3 से 4 इंच लंबी एक नाल होती है, जिसे हम मेरु रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मेरु रज्जु कहते हैं। और इसके बारे में आपको देखो क्या याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर याद रखना है, यह एक तंत्रिकीय नाल है। कैसी नाल है? यह एक तंत्रिकीय नाल है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है, इसलिए तंत्रिकीय नाल है, जो ऊपर से मस्तिष्क तथा
नीचे तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है? तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है। और सबसे मेन बात इसके अंदर मैं स्टार लगा देता हूं इस पॉइंट पर, आपको ये ध्यान रखना है कि मेरुरज्जु का कार्य क्या है। तो देखिए इसका मुख्य कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन करना है। देखिए मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या हो गया? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन करना है। कैसी क्रियाओं का? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन करना है। एक लाइन और देता हूं मैं इसमें, देखिए एक मिनट। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियमन एवं संचालन करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और अपना अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तंत्रिका कोशिका। अगले टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। और कोशिका के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो यहाँ पर तंत्रिका शब्द और जुड़ गया है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका कहलाती है। और इसका कार्य क्या है? तो तंत्रिका कोशिका है तो इसका कार्य क्या होना चाहिए? तो देखिए जो तंत्रिका कोशिका होती है वे सूचनाओं को, अब सूचनाएं कौन सी कि जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें गर्म अनुभव होता है, तो उन सूचनाओं को लेकर कहां जाएगी? मस्तिष्क के पास लेकर जाएगी। तो सूचनाओं का आदान प्रदान करना तंत्रिका कोशिका का कार्य है। मतलब ये सूचनाओं को मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाना और मस्तिष्क से प्राप्त सूचनाओं को संवेदी अंगों तक पहुंचाना इसका कार्य है। देखिए हम लिखते हैं यहां पर तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका, जिसका दूसरा नाम न्यूरॉन है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाती है। देखिए जो शरीर में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। देखिए तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई
तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाती है, जो शरीर में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। देखिए आगे हम लिखते हैं, यह 3 भागों में बटी होती है। कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में बटी होती है। कितने भागों में बटी होती है तंत्रिका कोशिका? 3 भागों में बटी होती है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला भाग होता है कोशिकाकाय। पहले भाग क्या होता है? कोशिकाकाय। दूसरा भाग इसका हो जाएगा द्रुमिका। क्या हो जाएगा? द्रुमिका। और इसका तीसरा भाग क्या हो जाएगा? एक मिनट, कोशिकाकाय, दूसरा भाग इसका हो जाएगा तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन। और इसका जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग हो जाएगा कोशिकाकाय, तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन, और तीसरा भाग हो जाएगा सिनेप्स। क्या हो जाएगा? सिनेप्स, जो तंत्रिकाक्ष का ही अंतिम सिरा होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और तंत्रिका कोशिका का चित्र देखते हैं हम। आपके सामने एक चित्र दिख रहा है। किसका चित्र है? तंत्रिका कोशिका का चित्र है। किसका चित्र है ये? तंत्रिका कोशिका का चित्र आपके सामने दिख रहा है। देखिए इस चित्र में मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पर ये जो बड़ा भाग दिख रहा है, देखिए ये जो है, ये गोला आपको जो बीच में दिख रहा है, ये तंत्रिका कोशिका का केंद्रक है। क्या है ये? तंत्रिका कोशिका का केंद्रक है। और इस संरचना को, ये जो पूरी संरचना आपके सामने दिख रही है, देखिए ये जो पूरी संरचना आपको दिख रही है, इस पूरी संरचना को हम क्या बोलते हैं? कोशिकाकाय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोशिकाकाय। और एक मिनट, देखिए, और ये जो छोटी छोटी शाखाएं आपको दिख रही है, देखिए ये जो आपको शाखाएं दिख रही है छोटी छोटी, ये जो शाखाएं आपको दिख रही है, इन शाखाओं को हम द्रुमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? द्रुमिका। और ये द्रुमिकाएं क्या काम करती है? जो भी सूचनाएं आती है वो सबसे पहले किसको मिलेगी? द्रुमिका को। और द्रुमिका इनको क्या करती है? उपार्जित करती है। द्रुमिकाएं, तंत्रिका कोशिका में द्रुमिकाएं सूचनाओं को दूसरी तंत्रिका से उपार्जित करती है, अर्थात ग्रहण करती है। और ग्रहण करके कहां पहुंचाती है? केंद्रक के पास पहुंचाती है। किसके पास पहुंचाती है? केंद्रक के पास पहुंचाती है। और केंद्रक से सूचनाएं सीधे कहां आती है? तंत्रिकाक्ष के पास में पहुंचती है। किसके पास पहुंचती है? तंत्रिकाक्ष के पास। अच्छा, आपको एक बात और देखनी चाहिए कि ये जो आपको ये छोटी छोटी बिंदुओं के रूप में जो कुछ दिख रहे हैं, इन बिंदुओं को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये जो बिंदु जैसी संरचनाएं आपको कोशिकाकाय के अंदर दिख रही है, इन बिंदु जैसी कोशिकाओं को कहा जाता है निसेल ग्रेन्यूल। क्या कहा जाता है? निसेल ग्रेन्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? निसेल ग्रेन्यूल कहा जाता है, जो सूचनाओं को विद्युत आवेग प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? विद्युत आवेग प्रदान करते हैं। देखिए कोशिकाकाय में ये चारों तरफ फैले हुए रहते हैं और जो भी सूचना आती है उन सूचनाओं को ये गति प्रदान करते हैं, अर्थात विद्युत आवेग प्रदान करते हैं, जिससे सूचनाएं कोशिकाकाय से किस तरफ पहुंचती है? तंत्रिकाक्ष सिरे में पहुंचती है। और जो तंत्रिकाक्ष सिरा होता है वो क्या होता है? एक बेलनाकार प्रवर्ध होता है, जिसमें से जो विद्युत आवेग है वे संचारित होते हैं। और इसके जो अंतिम सिरे पर देखिए, यहाँ पर ये जो संरचनाएं आपको, छोटी छोटी संरचनाएं आपको ये दिख रही है, इन संरचनाओं को, इनको बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। और इस अंतिम सिरे को नाम दिया जाता है सिनेप्स। क्या नाम दिया जाता है? सिनेप्स नाम दिया जाता है। अर्थात तंत्रिका कोशिका एक तरफ तो ध्रुविकाओं के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, तथा दूसरा सिरा पीछे की जो तंत्रिका कोशिका होती है उसकी ध्रुविकाओं से जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो सिनेप्स होती है,
इन सिनेप्स में जब कोई विद्युत आवेग आते हैं तो इनमें जो विद्युत रसायन है, कई रसायनों का ये क्या करती है, विमोचन करती है, और वे रसायन इनको गति प्रदान करते हैं जिससे सूचनाएं या विद्युत आवेग अगली तंत्रिका कोशिका में संचारित हो सके। तो ये पूरी संरचना आपको मैंने बता दी है। देखिए, कोशिका काय हो गया, तंत्रिकाक्ष हो गया, अंतिम शिरा जिसे हम स्नेप्स का नाम देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, तो तंत्रिका कोशिका के 3 भाग हो गए। पहला भाग था कोशिका काय। पहला भाग क्या है, कोशिका काय। कोशिका काय, कोशिका काय के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात इसे क्या ध्यान रखनी है, इसमें इसे साइटोन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, साइटोन भी कहा जाता है। इसे साइटोन भी कहा जाता है। दूसरी बात इसके अंदर क्या याद रखनी है आपको, इसके बाहरी सिरों पर, बाहरी सिरों पर, बाहरी सिरों पर सूक्ष्म शाखाएं होती है, जिन्हें द्रुमिका कहा जाता है। द्रुमिका कहा जाता है। ये सूचनाएं उपार्जित करने का कार्य करती है। उपार्जित करने का कार्य करती है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या ध्यान रखना है आपको, इसके मध्य में केंद्रक स्थित होता है। जो सूचनाओं को तंत्रिकाक्ष की ओर संचारित करता है। ठीक है, दूसरा भाग इसका हो जाएगा तंत्रिकाक्ष। क्या हो जाएगा, तंत्रिकाक्ष। इसका एक नाम और है एक्सॉन। क्या नाम है, एक्सॉन नाम है इसका। और जो एक्सॉन है, एक्सॉन के बारे में सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है, यह एक बेलनाकार प्रवर्ध होता है। यह एक बेलनाकार प्रवर्ध होता है। कैसा प्रवर्ध होता है, बेलनाकार प्रवर्ध होता है, जो कोशिका काय से प्राप्त सूचनाओं को, जो कोशिका काय से प्राप्त सूचनाओं को सिनेप्स तक पहुंचाता है। सिनेप्स तक
पहुंचाता है। देखिए तीसरा भाग इसका जो होगा वो रहेगा सिनेप्स। तीसरे भाग का नाम क्या हो गया? सिनेप्स। और सिनेप्स के बारे में हम लिखते हैं कि सिनेप्स क्या होता है। देखिए सिनेप्स के बारे में क्या ध्यान रखना, आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है, यह तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरों पर पाए जाते हैं। अंतिम सिरों पर पाए जाते हैं जिनमें विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करते हैं, जो विद्युत आवेगों को अगली न्यूरॉन तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। देखिए ये तंत्रिका कोशिका के संपूर्ण भागों का वर्णन मैंने आपके सामने किया है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहला भाग है कोशिका काय, इसे साइटोन भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है साइटोन किसका नाम है, तो कोशिका काय का नाम। कोशिका काय किसका भाग है? तंत्रिका कोशिका का भाग है। इसके बाहरी सिरों पर सूक्ष्म शाखाएं होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं। और जो भी सूचनाएं होती है उन सूचनाओं को विमोचित करने का अर्थात उपार्जित करने का कार्य कौन करता है? द्रुमिका करती है। और इसके मध्य में केंद्रक स्थित होता है जो सूचनाओं को तंत्रिकाक्ष की ओर संचारित करता है। दूसरा भाग है तंत्रिकाक्ष, जिसे एक्सॉन भी कहा जाता है, और ये एक बेलनाकार प्रवर्ध होता है जो कोशिका काय से प्राप्त सूचनाओं को सिनेप्स तक पहुंचाता है। और इसका तीसरा जो भाग है वो है सिनेप्स, और यह तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरों पर पाए जाते हैं जिनमें विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करते हैं। और ये जो रसायन हैं ये विद्युत आवेगों को क्या करते हैं? अगली न्यूरॉन तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करनी होगी। इसके पश्चात हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार, तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती है, और इसके साथ ही हम जो प्रतिवर्ती क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और उसके पश्चात जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पादपों में समन्वय। अभी तो हम केवल मानव में अर्थात जंतुओं में समन्वय पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे पादपों में समन्वय। तो आज इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।